नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कहीं ना कहीं आप लोगों की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू न्यू टाइप हमें सोल्व करवाओ, पेपर आ गए, क्या करना है। तो बेटा ऑल ओवर इंडिया एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए ब्राइट एग्रो क्लासेस फिर से वही आपकी डिमांड पर स्टडी कंटेंट लेकर आ चुका है। कहीं ना कहीं आप लोग मेरे चेहरे पर कोई खुशी देख रहे होंगे आज की, सर आप बड़े खुश हो। मतलब लग रहा है कि सर ऐसा क्या है कि आप बड़े खुश लग रहे हो कि सर। साथ ही मैं आपको बता दूं खुशी का माहौल है कि सर क्या माहौल है, एक बार बता दो। तो क्लास स्टार्ट करना से पहले बता देता हूँ। देखो यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई है कि सर ये क्या है। मजाक कर रहे हो आप? तो मजाक नहीं कर रहा बेटा। अपना जो स्टूडियो का जो एसी है वो खराब हो चुका है। मतलब लाइट की व्यवस्था है, लाइट कट जाए तो अपने पास बढ़िया इन्वर्टर है। अब जब एसी ही खराब हो जाए तो एसी वाले भैया बोले कि टाइम लगेगा सर। तो टाइम लगेगा, लेकिन साथियों टाइम है नहीं, कल आपका पेपर है ना। और यहाँ पर हमारा भी कहीं ना कहीं कोई पेपर है, हम भी बिजी है। तो टाइम के अभाव से क्लास तो रुकने वाली है नहीं, चाहे से एसी खराब हो, तूफान आए, आंधी आए, बारिश आए या कोरोना आके लॉकडाउन लग जाए, क्लासेस आपकी कंटिन्यू रहने वाली है। थोड़ा सा इस क्लास में मैं परेशान रहूंगा गर्मी की वजह से, लेकिन मेरा ध्यान रहेगा आपको पढ़ाने में। तो आपको भी कंसंट्रेट होकर पढ़ना है। बार बार अगर पसीना पूछूं तो आप समझ जाना कि सर किस कंडीशन में, क्योंकि चारों तरफ लाइटें लगी हुई है, ऊपर आगे कि पीछे से भी लाइट है इसमें, है ना। तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक गर्मी का जीता जागता एग्जाम्पल है, उसके बीच में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। ऐसा लग रहा है कि दुनिया की पूरी ताकत मुझे रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आ चुका हूँ। ठीक है साथियों। तो अपनी जो एक्सटेंशन सब्जेक्ट है उसके अपन एमसीक्यू करेंगे। लगभग 100 एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो करेंगे, और समझाते हुए चलूंगा आपको। और कहीं ना कहीं इन्हीं एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे कल वाला जो आपका पेपर है वो। सबसे पहले आता है हु प्रपोज्ड द हेरिटेज ऑफ नीड। ठीक है। तो जो आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत था वो किसने दिया था, आपको बार बार बता चुका किसने दिया था साथियों। ये दिया था अब्राहम मास्लो के द्वारा, ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? अब्राहम मास्लो के द्वारा। जो ये क्वेश्चन मार्क है ये क्या पे बेटा, ये राइट आंसर है यहाँ पर। ठीक है, इनको टिक लगाया गया ताकि आपको पता रहे। ठीक है बेटा। दूसरा है विच कंपोनेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑपरेट द रियलिटी ऑफ प्रिंसिपल। मतलब व्यक्तित्व का कौन सा घटक वास्तविक सिद्धांत पर कार्य करता है। या तो आपकी आईडी, ईगो, सुपर ईगो या सब कॉन्शियसनेस। तो बेटा द राइट आंसर होगा कि सर ईगो करता है। क्या करता है? ईगो ही करता है वास्तविकता सिद्धांत पर कार्य। अब आता है द बिग फाइव पर्सनैलिटी ट्रेट्स इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, कौन कौन सी, मतलब बिग फाइव व्यक्तिगत गुणों में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है। उन 5 गुणों में से कौन सा गुण यहाँ पर शामिल नहीं है ये बताना है। तो पहला है ओपननेस, अग्रेसिवनेस और कॉन्शियसनेस है और न्यूरोटिज्म है। तो बेटा कौन सा नहीं है यहाँ पर सर एग्रेसिवनेस नहीं है। ठीक है, तो क्या है, अग्रेसिवनेस यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिलेगी बेटा। ठीक है, ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप पर सिंदूर बैच के अंदर। उसके बाद आता है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन आर पार्ट ऑफ विच थ्योरी। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन जो है कौन सी थ्योरी के भाग है, कौन सी थ्योरी के पार्ट है साथी। ठीक है, तो ह्यूमनास्टिक थ्योरी के हैं, ट्रेट थ्योरी के हैं, या साइकोएनालिटिक थ्योरी के हैं, या कॉन्जुगेटिव थ्योरी के हैं। तो बेटा यहाँ पर ये आ जाएंगे ट्रेट थ्योरी। ठीक है, पढ़ी थी अपन ने कंप्लीट वन शॉट क्लास में भी मैंने आपको बताई थी, और जो आपके ओल्ड पेपर थे उनमें भी मैंने आपको बताए थे क्वेश्चन वगैरह। और यहाँ पर भी मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐप वाले जो बच्चे हैं ऐप पर पढ़ाई करते हैं उनको भी बताया था। ठीक है। ठीक है सर। अब आता है एक पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर लाइफ इवेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय फेथ है। मतलब एक व्यक्ति जो मानता है कि उसका जीवन भाग्य द्वारा नियंत्रित होता है। तो मतलब वो कैसा है? एक्सटर्नल लोकस है यानी एक्सटर्नल एलओसी है, या इंटरनल एलओसी है। मैंने दो प्रकार के बताए थे बेटा, एक एक्सटर्नल एलओसी, एक इंटरनल एलओसी। एक्सटर्नल एलओसी का मतलब बाहरी कारक, बाहरी व्यक्ति। इंटरनल मतलब खुद के द्वारा मेहनती व्यक्ति अपने मन पर विश्वास करता है और मेहनत करता है खुद ही खुद। ठीक है, उसे मेहनत पर भरोसा है खुद की पर, दूसरों पर उसको विश्वास नहीं है। वो मेहनत पर यानी भाग्य पर भरोसा करता है लेकिन मेहनत पर भी करता है। तो यहाँ पर जो व्यक्ति किस पर, भाग्य पर वो करता है, तो वो कहता है एक्सटर्नल एलओसी ऑफ कंट्रोल का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे व्यक्ति क्या है, एक्सटर्नल एलओसी जो है उसके अंदर आते हैं। ठीक है, और इंटरनल एलओसी में आपको पता है कौन से व्यक्ति आएंगे, जो मेहनत पर विश्वास करते हैं। ठीक है सर। अब आता है विच थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ वी असाइन कासेज अदर बिहेवियर। यहाँ पर यह कह रहा है कि हम दूसरों के व्यवहार के कारणों को कैसे निर्धारित करते हैं, ये कौन सी थ्योरी बताती है। देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप दूसरों की भावनाओं को समझते हो
फीलिंग्स को समझते हो, ठीक है, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि हम दूसरों के व्यवहार के कारणों को कैसे निर्धारित करते हैं। अपन पता करते हैं ना कि वो टाइम से क्यों नहीं आया, ठीक है, या तो ट्रैफिक था या फिर वो आलसी है, कामचोर है, अपन जज करते हैं ना। तो ये कौन सी थ्योरी में था बेटा, ये था एट्रीब्यूशन की थ्योरी में, ठीक है। एट्रीब्यूशन के सिद्धांत के अंदर अपन ने चीजें देखी थी। आगे चलते हैं, आगे आता है लर्निंग थ्रू कॉन्शियसनेस इज एक्सप्लेन्ड बाय, परिणामों के माध्यम से अधिगम को निम्न में से कौन सी थ्योरी समझाती है। तो कॉन्जिगेटिव लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, या ऑपरेंट कंडीशनिंग या क्लासिकल कंडीशनिंग। तो यहाँ पर बेटा आ जाएगा परिणामों के माध्यम से अधिगम को कौन सी थ्योरी, मतलब आपके रिजल्ट से है ना, आपको कौन सी थ्योरी समझाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आ जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आ जाएगा, ठीक है। अब है बेटा रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर पार्ट ऑफ, ठीक है। रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट किसके भाग है, ठीक है, मतलब आपको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कि आप ये काम करो, ऐसा करोगे तो आपको इनाम मिलेगा, ठीक है। अगर आप फेल होते हो लाइफ में, ठीक है, या फिर आपको पनिशमेंट दिया जाता है, तो ये किसके भाग है। तो यहाँ पर आता है बेटा ह्यूमनिज्म, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग या ट्रेट थ्योरी। तो बेटा आ जाएगा यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो ये बेटा राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। मतलब कुछ अटपटे लगेंगे आपको क्वेश्चंस, लेकिन इनके बाहर से शायद ही कोई क्वेश्चन आ पाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहाँ पर है। अब आता है बेटा फीडबैक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ, मतलब फीडबैक किसका है। अभी अपन ने लर्निंग वाला टॉपिक पढ़ा था, है ना, जो वन शॉट क्लास ली थी यूट्यूब पर, और ऐप के बच्चों को भी मैंने पढ़ाया था जो ऐप पर पढ़ाई करते हैं, कि फीडबैक जो है, मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, तो आप उसका फीडबैक दोगे। फीडबैक देने के क्या फायदे थे, कि उसमें सुधार किया जा सके, चीजों को बेटर बनाया जा सके, ठीक है, हेल्प की जा सके। तो फीडबैक से क्या होता है, सुधार होता है किसी भी चीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा लर्निंग का क्या है, ये एक पार्ट है, आवश्यक भाग है। कौन कौन है बेटा, फीडबैक। तो ठीक है, फीडबैक किसका आवश्यक भाग है, लर्निंग का भाग है। पर्सनैलिटी का है, मोटिवेशन या इंटेलिजेंस, तो बेटा लर्निंग का ही ये भाग है, ठीक है। लर्निंग का अपन फीडबैक देंगे, आप मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, फीडबैक आप यूट्यूब पर दोगे, क्लास को शेयर करोगे, कमेंट करोगे, बच्चों को बताओगे, आपके साथियों को बताओगे कि ब्राइट टेबल क्लासेस से ये पढ़ना चाहिए, सारा कंटेंट यहाँ पर मिलता है, अच्छे से मिलता है, ठीक है। ठीक है सर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज पर गार्डनर, निम्न में से कौन सी गार्डनर की बुद्धिमत्ता के प्रकारों में नहीं है। तो पहला है लॉजिकल, मैथमेटिकल, इमोशनल, म्यूजिकल या इंटरपर्सनल, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर क्या है, जो आपकी बुद्धिमत्ता है, इंटेलिजेंस है, वो कितने भी प्रकार की हो सकती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है, लेकिन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि इंटेलिजेंस के अंदर कौन सा वो चीज नहीं था। तो इमोशनल, ठीक है, ये चीज वहां पर नहीं थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एज पर गार्डनर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, इमोशनल आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो राइट आंसर इज इमोशनल, ओके ओके। अब आता है साथियों इमोशनल इंटेलिजेंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, भावनात्मक बुद्धिमत्ता से निम्न में से क्या क्या शामिल नहीं है। तो पहला है सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है, मैनेजिंग इमोशंस, म्यूजिकल टैलेंट या एम्पैथी। तो देखो इमोशनल इंटेलिजेंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो इमोशनल का मतलब है किसी की भावनाओं को समझना, ठीक है, कि आप देखकर पता लगा लो अगला इंसान दुख में है या नहीं है। अभी जैसे आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो, मैं आपके सामने हूँ, आपको पता है कितना पसीना आ रहा है क्लास के अंदर, गर्मी कितनी लग रही है मुझे, आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हो साथियों, ठीक है। लेकिन अब कुछ साथी समझ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो समझ जाएंगे मैं क्या बोलूं, और जो नहीं समझेंगे वो नहीं समझेंगे। तो यहाँ पर क्या बेटा, म्यूजिकल टैलेंट आपकी इमोशनल भावनाओं में नहीं आएगा, ठीक है। तो ठीक है सर, ये राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिकल टैलेंट, ये इसमें नहीं आता। अब देखो आईक्यू स्टैंड फॉर, आईक्यू का पूर्ण रूप क्या है, इंटेलिजेंस टू अटेंड, मतलब इंटेलिजेंस का यहाँ पर पूरा नेम पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलते हैं। अब आता है बेटा मोटिवेशन, टीम वर्क एंड ग्रुप डायनामिक्स, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बना है विच थ्योरी इज बेस्ड ऑन हेरिची ऑफ ह्यूमन नीड्स, यानी मानव आवश्यकता के पदानुक्रम पर आधारित सिद्धांत कौन सा है, ठीक है। मानव के जो आवश्यक पदानुक्रम है, जो उसको आवश्यकता है व्यक्ति को, उस पर कौन सा सिद्धांत है ये, तो ये वाला है बेटा, कौन सा है, बता दो रे, कल बताया था ना मैंने मास्लो के सिद्धांत, एस्टीम नीड्स, रोटी कपड़ा मकान का जरूरत होगा पहले, उसके बाद में आवश्यकताएं बढ़ती जाएगी, सोसाइटी में हाई प्रोफाइल वो सारी चीजें, स्टेटस वैल्यू लेवल वो सारी चीजें आ जाएगी,
तो बेटा क्या आ जाएगा कि सर मास्लो का जो सिद्धांत था वो आ जाएगा। मास्लो नीड्स है, रिची ऑफ नीड्स वाली थ्योरी जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब है इन मास्लो थ्योरी द हाईएस्ट नीड इज, मास्लो के सिद्धांत में सबसे उच्च आवश्यकता किसकी है? ठीक है, मास्लो के सिद्धांत के अंदर। तो बेटा देखो यहाँ पर ये सिद्धांत जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर कार्य करता है, मतलब स्वयं की इच्छाओं पर ये काम करता है, तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, इसका नाम भी यही था। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पर एस्टीम नीड्स भी थी, सेफ्टी भी थी, सोशल थी, लेकिन जो हाईलाइट नीड थी, हाईएस्ट नीड थी, वो थी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड थी यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है सर, उसके बाद आता है टीम वर्क मीन्स। टीम वर्क का मतलब क्या होता है? मतलब टीम का मतलब क्या होता है? टॉपिक आपका क्लियर है कि एक जगह, एक स्थान पर कुछ व्यक्ति मिलकर टीम में, समूह में काम करते हैं, है ना, समूह में, ताकि उस चीज को आगे ले जा सके, उस ग्रुप को आगे ले जा सके। तो यहाँ पर होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद द सेम हॉबीज, क्या सेम आदतों वाला ग्रुप है। वर्किंग इंडिविजुअली फॉर कंपटीशन, इंडिविजुअल रूप से कंपटीशन के लिए वर्क करना। फिर आता है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर बाय ए कॉमन गोल, मतलब एक कॉमन गोल को ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा अचीव करने के लिए की गई मेहनत क्या है बेटा? ये आ जाएगा आपके टीम वर्क का मतलब। ठीक है, अवॉइडिंग सोशल रिलेशनशिप तो ये नहीं है, तो ये आ जाएगा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ ग्रुप मेंबर्स फॉर ए कॉमन गोल। जो ग्रुप के मेंबर है वो टीम के रूप में काम करते हैं और एक जो उनका लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए क्या करते हैं बेटा? वो मेहनत करते हैं ताकि आगे ले जा सके। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू। ग्रुप डायनामिक्स से क्या तात्पर्य है? पर्सनालिटी चेंजेस होगी, इंडिविजुअल बिहेवियर और बिहेवियरल पैटर्न एंड इंटरेक्शन विद ए ग्रुप या लीडरशिप ओनली। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है उससे समझ जाओगे आप। ठीक है, ग्रुप डायनामिक्स का तात्पर्य पूछ रहा है बेटा, किसका? ग्रुप डायनामिक्स, समूहगत की, यानी कि ये ग्रुप में रहकर सही समय पर निर्णय लेना, है ना, सही चीजों को समझना और ग्रुप को आगे लेके जाना, यानी ग्रुप का जो लीडर होता है उसके द्वारा सही टाइम पर सही निर्णय, ताकि वो टीम के मेंबरों की भावनाओं वगैरह को समझ सके। तो क्या है? बिहेवियरल पैटर्न होता है एंड इंटरेक्शन विद ए ग्रुप। ठीक है, ग्रुप से आपस में इंटरेक्शन, आप लोगों को समझाना। अगर मान लो आपका कोई ग्रुप है, उसमें अगर कोई मेंबर है तो वो आपकी भावनाओं को समझे, ताकि ग्रुप में झगड़ा ना हो जाए, किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई वगैरह ऐसी बात ना हो जाए जिससे ग्रुप थोड़ा डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है बेटा मोटिवेशन क्या है, प्रेरणा क्या होती है। देखो मोटिवेशन आप लोग समझ चुके हो। इंटरनल मोटिवेशन भी मैंने आपको बताया था, जो बाहरी एक तो इंटरनल मतलब खुद से मोटिवेट होना, जो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलता है। एक एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाहरी कारकों से आपको क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है। तो यहाँ पर क्या है, मोटिवेशन क्या है बेटा? इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर। ठीक है, ये क्या है आपका? मोटिवेशन, प्रेरणा होती है। मोटिवेशन देखो, ये एक्सटर्नल पनिशमेंट होता है, कि बाहरी कोई पनिशमेंट नहीं। टाइप ऑफ पर्सनैलिटी है मोटिवेशन? नहीं सर। कम्युनिकेशन स्किल से? नहीं। तो ये क्या है? इंटरनल फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर, मतलब अंदर से आने वाला जो आपका एक प्रेशर है, आपकी एक इच्छा है, आपकी एक फीलिंग है, जो आपके बिहेवियर को बताती है, दर्शाती है। ठीक है, आप लाइफ में आगे क्या करोगे इस चीज को ये क्या करते हैं, मतलब बताते हैं कि मतलब आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है, आपकी नीड क्या है। ठीक है, किसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो मोटिवेशन पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखो एक्सटर्नल फोर्स दैट ड्राइव्स बिहेवियर, अगर एक्सटर्नल आ जाता है इंटरनली तो राइट आंसर वो हो जाता है। मोटिवेशन दो प्रकार का, एक्सटर्नल और इंटरनल रूप से आपको मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब बेटा टाइप ए पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया मैंने। टाइप ए और टाइप बी वाले व्यक्ति में आपको कंपेयर करके बताया था, टाइप ए वाले व्यक्ति का नेचर और टाइप बी वाले व्यक्ति का नेचर किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है टाइप ए व्यक्ति की विशेषता क्या है? काल्मनेस, पेशेंस रखता है? ये नहीं सर, ये तो रखता ही नहीं है। रिलैक्स्ड बिहेवियर, ये तो सर टाइप बी वाले का हो गया। एग्रेसिवनेस एंड अर्जेंसी, मतलब हमेशा जल्दी गुस्सा करना और जल्दबाजी में रहना, कौन है? एग्रेसिवनेस किसकी है? ये टाइप ए के भाग है सर, टाइप ए के है, मैंने आपको बताए भी थे। ठीक है सर, राइट आंसर हो जाएगा अग्रेसिवनेस। ठीक है, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टाइप बी, मतलब टाइप बी जो व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर पूछ रहा है, टाइप ए और टाइप बी। तो टाइप बी में आ जाएगा हाईली कम्पिटिटिव होता है कि ये? नहीं सर, ये तो टाइप ए होता है। टाइम अर्जेंट, टाइप ए होता है। रिलैक्स्ड एंड लेस स्ट्रेस, ठीक है, तो ये होता है टाइप बी, मतलब रिलैक्स होता है। ठीक है, क्या रहता है? रिलैक्स रहता है, और स्ट्रेस क्या रहती है इसमें? कम रहती है, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता। ठीक है, ज्यादा तनाव में नहीं रहता है, आराम से मजे से अपना काम करता है। ठीक है, स्लोली रूप से, बढ़िया अच्छे से। और वर्कहोलिक कौन रहता है? टाइप ए।
देखो एमबीटीआई इज ए टूल यूज्ड फॉर, एमबीटीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मेजरिंग इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धिमत्ता नापने के लिए, ठीक है। मेजरिंग पर्सनैलिटी टाइप्स, असेसिंग परसेप्शन, एवेल्युएटिंग टीम परफॉर्मेंस। तो बेटा मेजरिंग पर्सनैलिटी टाइप्स की आपकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है, मेयर ब्रिक्स टाइपोलॉजिकल इंडिकेटर किसके लिए काम में लिया जाता है? मेजरिंग पर्सनैलिटी टाइप्स, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व को मापने के लिए इसके 4 डायमेंशन थे, ठीक है। उन 4 डायमेंशन से मिलकर 16 प्रकार की पर्सनैलिटी बनाई जाती है और उनसे मापा जाता है कि आपकी कौन सी पर्सनैलिटी में आप आते हो और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ठीक है। 4 डायमेंशन थे, उन 4 डायमेंशन से 16 प्रकार की पर्सनैलिटी को मापा जाता है, बताया जाता है कि और फिर आप किस में आते हो आप उनसे पता लगा सकते हो। तो एमबीटीआई इज ए टूल फॉर मेजरिंग पर्सनैलिटी टाइप, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके गाइज, द अदर क्वेश्चन इज विच पर्सनैलिटी थ्योरी एम्फसाइजेस फ्री विल एंड ग्रोथ, ठीक है। तो आपको बताना है कि विच पर्सनैलिटी थ्योरी, मतलब पर्सनैलिटी की कौन सा ऐसा सिद्धांत, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो स्वतंत्र इच्छा और विकास पर बल देती है, कार्य करती है। तो साइको एनालिटिक थ्योरी, ह्यूमनास्टिक, ट्रेड थ्योरी और बिहेवियरल थ्योरी, ठीक है। सारी थ्योरी आपको बताई हुई है, कौन कौन सी वैज्ञानिक ने आपको दी थी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि खुद की इच्छा पर, तो ह्यूमनास्टिक अप्रोच जो है, मास्लो की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी भी आपने देखी थी। तो इसके अलावा क्या है, ह्यूमनास्टिक अप्रोच, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी ह्यूमनास्टिक जो थ्योरी है, ये आपके स्वयं की इच्छाओं पर जोर देती है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है सर। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग ऑफ न्यू वर्क एनवायरमेंट इज कॉल्ड, नए कार्य परिस्थितियों के अनुसार ढलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं, फीडबैक, अडेप्टेबिलिटी या मोटिवेशन। देखो यहाँ पर राइट आंसर अडेप्टेबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नए वातावरण में या किसी भी नए एनवायरनमेंट में आप जा रहे हो, ढल रहे हो वहां पर उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो ये अडेप्टेबिलिटी आ जाएगी। सही सुनता, मतलब उसके प्रति आप रेजिस्टेंट हो रहे हो और वहां पर उसी के अकॉर्डिंग आप ढल रहे हो, ठीक है। तो राइट आंसर आ जाएगा सर अडेप्टेबिलिटी। अब है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? ये तो सर आपने बता दिया था, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था। तो राइट आंसर बेटा सिगमंड फ्रॉइड आ जाएगा। गॉर्डन एल्पोर्ट, अब्राहम मास्लो, कार्ल जंग के द्वारा सिद्धांत दिए गए थे, उनके बारे में भी आपको बताया हुआ है, वो सारी थ्योरियां यही है। अब है अकॉर्डिंग टू फ्रॉइड विच पार्ट रिप्रेजेंट मोरलिटी, ठीक है। फ्रॉइड के अनुसार नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन सा करता है? आईडी करता है, ईगो, सुपर ईगो या लिबिडो? तो बेटा सुपर ईगो आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा? सुपर ईगो, ठीक है। फ्राइड के अनुसार नैतिकता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? सुपर ईगो करता है। अब आता है बेटा ट्रेट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल रोजर, अब्राहम मास्लो या फिर गॉर्डन एल्पोर्ट या बीएफ स्किनर? तो बेटा आ जाएगा गॉर्डन एल्पोर्ट के द्वारा, ठीक है। ठीक है सर। अब बेटा आता है अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट ट्रेट आर डिवाइड इनटू, एल्पोर्ट के अनुसार गुणों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4, 5, कितने भागों में बांटा गया था बेटा? कि सर 3 भागों में बांटा गया था, किसके अकॉर्डिंग? एल्पोर्ट के द्वारा, ठीक है। ट्रेड्स को, ठीक है, आपके गुणों को 3 भागों में बांटा गया था। ओके गाइस, ओके सर। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, यहाँ पर कौन सा नहीं है? सोना, एक्सरसाइज करना, मोटिवेशन या पढ़ना? तो बेटा देखो रीडनेस आता है, मतलब सीखने में आता है, मोटिवेशन भी सीख सकते हो, ले सकते हो। सोना कौन सा सीखना हो गया भाई, एक्सरसाइज भी सही है। तो यहाँ पर तो स्लीपिंग है, क्या है बेटा? स्लीपिंग जो है, तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? राइट आंसर आपका हो जाएगा स्लीप, यानी सोना, ठीक है। क्योंकि ये लर्निंग के जो सिद्धांत है उनमें यहाँ पर नहीं आता है। ओके। अब आता है बेटा जो सीखना प्रयास और त्रुटि के माध्यम से होता है उसे क्या कहते हैं? लर्निंग द ऑक्यूज थ्रू ट्रायल एंड एरर इज कॉल्ड, मतलब जो स्टार्टिंग में आप सीखते हो उसमें कोई गलती हो जाती है या गलतियां करके आप सीखते हो तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और इंसाइटफुल लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनल या ट्रेट एंड एरर लर्निंग? तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रायल एंड एरर लर्निंग बेटा। क्या आ जाएगा? ट्रायल था, ट्रायल में आप सीख रहे हो, ठीक है, स्टार्टिंग में गलतियां होगी, तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद है विच प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग स्टेट्स आर रिसेंट इंफॉर्मेशन इज रिमेम्बर्ड बेटर, सीखने का कौन सा सिद्धांत कहता है कि हाल की जानकारी बेहतर याद रहती है? तो ये चीज अपन देखेंगे कि जो ताजा चीजें हैं वो अपन को ज्यादा याद रहती है,
प्राइमेसी, रिसेंसी, इंटेंसिटी या फीडबैक। तो बेटा रिसेंसी वाला, ठीक है। तो सीखने का रिसेंसी जो सिद्धांत है वो कहता है कि जो ताजा चीजें हैं जो हाल में रिसेंट में जो घटित हुई है वो अपन को ज्यादा याद रहती है। ठीक है, ठीक है सर। आगे चलो। अब है मोटिवेशन कैन भी, मतलब प्रेरणा होती है, इंटरनल भी होती है एक्सटर्नल भी होती है। दो प्रकार का मोटिवेशन होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब खुद से मोटिवेट होना, मन से, अंदर से। एक्सटर्नल का मतलब बाहरी कारकों से डिपेंड करना, बाहरी चीजों से मोटिवेट होना। ठीक है, ठीक है सर। तो दोनों प्रकार के होते हैं, बोथ ए एंड बी। व्हाट डज द प्रिंसिपल ऑफ इफेक्ट इन लर्निंग रेफर टू? सीखने में प्रभाव का सिद्धांत किसके संबंधित है? मेमोरी फॉर्मेशन, रिवार्ड और स्टेटिस्फैक्शन, फिजिकल डेवलपमेंट, एज फैक्टर। तो बेटा सीखने में जो सिद्धांत है वो किससे संबंधित है? किससे है? रिवार्ड और सेटिस्फैक्शन, स्ट्रेंथनेस, लर्निंग। इसका मतलब है, देखो आप अगर प्रिंसिपल मतलब समझो एक बार, लर्निंग का सिद्धांत है कि आप चीजों को कब सीखते हो, कैसे सीखते हो। एक तो आपको कोई इनाम गिफ्ट वगैरह मिलेगा वो, एक आपको आंतरिक संतुष्टि मिलती है, है ना, मनी मन की मैं चीजों को सीखता हूँ। स्ट्रेंथनेस लर्निंग होती है, मतलब आपकी स्ट्रेंथ का, आपकी क्षमताओं का आपको पता लगता है, मतलब सीखने के अंदर। ठीक है, तो सीखने से क्या होता है? मेमोरी फॉर्मेशन से रिलेटेड थोड़ी था, नहीं सर। फिजिकल डेवलपमेंट कोई नहीं, एज फैक्टर यहाँ पर नहीं। तो यहाँ पर आएगा बेटा रिवार्ड और सेटिस्फेक्शन, स्ट्रेंथनेस, लर्निंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते ही समझ में आ रहा है ऑप्शंस को, आप सीधा कर दोगे इसको। ठीक है। विच प्रिंसिपल एम्फसाइजेज रिपीटेड प्रैक्टिस? ठीक है, कौन सा सिद्धांत दोहराए गए अभ्यास पर जोर देता है? रीडनेस, एक्सरसाइज, प्राइमेसी या ट्रांसफर? तो बेटा आ जाएगा एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो दोहराए मतलब दोबारे के लिए बोल रहा है, हर चीज को रिपीट करते रहो, एक्सरसाइज करते रहो, सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा बी। अब आता है हु सेड लर्निंग इज ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर? सीखना व्यवहार में चेंज, स्थायी परिवर्तन है, ये किसने कहा था? पी एफ स्किनर, है ना, थॉर्ड इनके, हिलगर्ड या वाटसन? तो बेटा हिलगर्ड ने ये चीज कही थी, याद रखना वैज्ञानिक का नाम हिलगर्ड आ जाएगा। ओके, ओके सर। ठीक है, थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेते हैं, कोई चीजें है नहीं मतलब इसमें एमसीक्यूज जो है न्यू टाइप आपकी, आप कर लोगे इनको, एक बार सोल्व कर लेना, पढ़ लेना, याद हो जाएंगे आपको। वैसे पूरा सिलेबस आपका पढ़ा हुआ है तो कोई बड़ी चीज यहाँ पर है नहीं। लोकस ऑफ कंट्रोल की अवधारणा किसने विकसित की थी बेटा? जूलियन रोटर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? जूलियन रोटर के द्वारा लोकस ऑफ कंट्रोल। इंटरनल एलओसी और एक्सटर्नल एलओसी यानी दो प्रकार के, एक तो खुद की इंद्रियों के द्वारा खुद के ऊपर संयम काबू रखना, ठीक है, इंटरनल एलओसी, और एक एक्सटर्नल एलओसी, ठीक है, बाहरी कारकों से। गर्मी काहे लग रही है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है गाइस, गर्मी लग क्यों रही है पता नहीं चल रहा, आपको पता लगे तो बताना बेटा। अब आता है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले व्यक्ति क्या मानते हैं? वो क्या करते हैं? वो स्वयं के प्रयास जरूरी है। देखो यहाँ पर इंटरनल लोकस वाले भाग्य पर भरोसा करते हैं क्या? ये तो एक्सटर्नल वाले करते हैं। दूसरों की मदद जरूरी, ये भी एक्सटर्नल वाले करते हैं। स्वयं के प्रयास, ये इंटरनल वाले करते हैं। परिस्थितियों की वजह से सब होता है, ये भी एक्सटर्नल वाले करते हैं। तो इंटरनल एलओसी वाले कौन है बेटा? स्वयं के प्रयास जरूरी, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे को तो क्या है, देखते मतलब आंसर आ जाता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको कितने बार पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करवा दिया, वन शॉट, गेस पेपर, सारी चीजें। अब आप अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो अपनी वन शॉट की क्लास है यूट्यूब पर, और ये वन यानी ये एन है, ठीक है, एम दिख रहा है आपको, मतलब लिखा ही मैंने ऐसे ही है वन। ठीक है, वन शॉट है, और आपके जो गेस पेपर है, ओल्ड पेपर है, ये सारी चीजें आपके यूट्यूब पर है, और ये आपके एमसीक्यू की क्लास है। ठीक है, ठीक है सर। अब आता है बेटा एक्सटर्नल, जो आपकी एलओसी है। ठीक है, एक्सटर्नल एलओसी से जुड़ी कौन सी विशेषता है? आत्मनिर्भर, जोखिम उठाने वाला, भाग्य पर विश्वास, सारी चीजें आप समझ सकते हो। नवाचार में रुचि, भाग्य पर विश्वास करता है कौन? एक्सटर्नल वाला। आत्मनिर्भर इंटरनल वाला, जोखिम उठाने वाला इंटरनल वाला। तो यहाँ पर ही आएगा राइट आंसर एक्सटर्नल वाला। ठीक है, यानी बाहरी चीजों पर विश्वास करने वाला। ठीक है, लोग अपनी सफलताओं के लिए स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं, वो किस प्रकार के एलओसी है बेटा? वो इंटरनल एलओसी है। ऐसे व्यक्ति जो खुद को जिम्मेदार मानते हैं किसी भी चीज को लेकर, वो इंटरनल है।
दूसरों को मानते हैं एक्सटर्नल है यानी बाहरी है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एलओसी पर कौन कौन वाले लोग असफलता का दोष देते हैं? किसको? भाग्य को या परिस्थितियों को। इंटरनल एलओसी और एक्सटर्नल एलओसी में आप अच्छे से करके आ जाओगे। ओके सर। उसके बाद है इंटरनल एलओसी का मुख्य लाभ क्या है? मतलब इंटरनल एलओसी का मुख्य लाभ यह है कि इससे आपका क्या बेटा सेल्फ कंट्रोल रहता है। तो दूसरों पर निर्भरता रहती है क्या? नहीं सर। कम प्रयास? नहीं सर। आत्मनियंत्रण रहता है? राइट सर। ज्यादा भ्रम? नहीं सर। तो इंटरनल एलओसी का मुख्य लाभ है कि आप क्या करते हो? अपना सेल्फ कंट्रोल आप डेवलप कर लेते हो। ठीक है, ठीक है सर। तो ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। हम्म कौन इंटरनल एलओसी का उदाहरण है ना? मैं खराब अंक शिक्षक की गलती से लाया तो बेटा एक्सटर्नल एलओसी है, दूसरों को दोष दे रहे हैं। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, बिल्कुल ही राइट बैठता है, इंटरनल का है। परीक्षा का पेपर बहुत कठिन था, पेपर को दोष दे रहा हूँ, एक्सटर्नल एलओसी। मेरे दोस्त की मदद नहीं मिली, ये भी एक्सटर्नल एलओसी यानी दोस्त पर डिपेंड है, निर्भर हो। ठीक है, इंटरनल एलओसी नहीं हो सकती। तो इंटरनल एलओसी क्या है बेटा? अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं पास हो जाऊंगा, खुद पर भरोसा है, खुद पर विश्वास है। ठीक है। अब है इंटरनल एलओसी वाले लोग आमतौर पर कैसे निर्णय लेते हैं? वो कैसे निर्णय लेते हैं भाई? दूसरों के कहने पर? वो तो एक्सटर्नल वाले लेते हैं। भाग्य के आधार पर? ये भी एक्सटर्नल एलओसी है। सोच समझ कर? बिल्कुल। खुद अपनी मेहनत करते हैं तो भाई खुद अपने हिसाब से सोच समझ कर निर्णय लेते हैं, या जल्दबाजी में? तो बेटा सोच समझ कर यहाँ पर राइट आंसर है। एक्सटर्नल एलओसी वाले लोग समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? खुद हल निकालते हैं? नहीं भाई, इंटरनल वाले समाधान नहीं ढूंढते, बिल्कुल नहीं ढूंढते। नए विचार लाते हैं? बिल्कुल। आत्म विश्लेषण करते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर समाधान नहीं ढूंढते हैं। कौन? एक्सटर्नल एलओसी वाले। एक्सटर्नल एलओसी वाले बिल्कुल टेंशन नहीं लेते, ना तनाव लेते हैं, बिल्कुल अपना काम करते हैं, मस्त रहते हैं, चिल रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल एलओसी वाले। अगर मैं रोज अभ्यास करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा, ये कथन किसका है बेटा? ये तो सर इंटरनल एलओसी वालों का है। ठीक है, इंटरनल एलओसी वाले ही ऐसा मानते हैं। लॉकस ऑफ कंट्रोल, इंटरनल एलओसी, इंटरनल लॉकस ऑफ कंट्रोल। हाँ, अब आ गया पर्सनैलिटी शेप्ड बाय विच टाइप्स ऑफ फैक्टर। व्यक्तित्व का निर्माण किस प्रकार के कारक से होता है? ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर पूछा है। तो इंटरनल फैक्टर से होता है? बिल्कुल। एक्सटर्नल फैक्टर से होता है? बिल्कुल होता है। बहुत इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर से होता है, या ओनली बायोलॉजिकल फैक्टर से? तो बेटा यहाँ पर इंटरनल फैक्टर से भी होता है, मतलब आंतरिक जो कारक है, और एक्सटर्नल जो बाहरी कारक है उनके द्वारा भी आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, विकास होता है। ठीक है, ठीक है सर। इन द इन्फेंसी स्टेज व्हाट डेवलप इन ए चाइल्ड, मतलब छोटी अवस्था में, शिशु अवस्था में बच्चे में क्या डेवलप होता है? सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान। ये तो भाई वो बड़ा होगा तब पता लगेगा। आत्म परिचय, आइडेंटिटी, उसको नहीं पता कि मैं क्या हूँ। ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, विश्वास या अविश्वास। हाँ, वो विश्वास कर सकता है छोटी सी उम्र में। आप कह दोगे यहाँ पर चोर भूत वाला कुछ भी बोल दोगे ना आप उसको, ये भला वो भला, तो वो डर जाएगा, वो विश्वास कर लेगा, है ना? वो पापा मम्मी पर कितना विश्वास करता है, ऊपर बैठा आजा कूद जा, तो वो कूद जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? विश्वास। करियर गोल्स, तो भाई छोटा बच्चा काहे का करियर सोचेगा इतनी सी, है ना? तो इन्फेंसी स्टेज में बच्चों में क्या होता है बेटा? ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, विश्वास और अविश्वास पैदा हो सकता है। व्हाट मेनली डेवलप ड्यूरिंग एडोलसेंस, किशोर अवस्था में मुख्य रूप से क्या विकसित होता है? किशोर अवस्था में? तो बेटा यहाँ पर करियर नहीं, किशोर अवस्था में करियर की चिंता नहीं। सेल्फ आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस मतलब आजादी। ठीक है, तो ये हो सकता है आत्म परिचय और स्वतंत्रता। पूछते हैं ना क्या नाम है, कहाँ का है, क्या करेगा, कहाँ का रहने वाला है। ठीक है, नॉलेज एंड स्किल्स नहीं, इतना नहीं हो पाता, मोरलिटी नैतिकता नहीं आती। तो बी इज राइट आंसर। ओके, ओके सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोलॉजिकल डिटरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल डिटरमेंट या निर्धारक नहीं है? तो बेटा हेरिडिटी है, तंत्रिका तंत्र, निर्वाह सिस्टम है, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स भी है, कल्चर, तो भाई ये कहाँ से आ जाएगा? ये नहीं है, ये बायोलॉजिकल फैक्टर्स नहीं है, देखते ही पता चल रहा है। लंबू से क्वेश्चन है बिल्कुल। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन आर एग्जांपल ऑफ, ये किसके उदाहरण है बेटा? ये हार्मोन्स के हैं, है ना? दोनों ही क्या है? ये हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन क्या है? ये आपके हार्मोन है, तो देखते ही पता लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजियोलॉजिकल फैक्टर, कौन सा नहीं है बेटा? फिजियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा नहीं है? मोटिवेशन नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, एजुकेशन नहीं है, या लर्निंग नहीं है। तो बेटा फिजियोलॉजिकल अगर फैक्टर आ जाएगा, कौन सा नहीं है?
तो यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन है ये फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। भीषण गर्मी को देखते हुए मैं 2 मिनट का जो अवकाश है वो घोषित करता हूँ। 2 मिनट बाद में फिर से क्लास कंटिन्यू होगी, तब तक मैं पानी वगैरह पी के आऊँगा। थोड़ा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है साथियों, लेकिन मेरे जो हौसले हैं उनकी आगे गर्मी फीकी पड़ रही है। क्लास कंटिन्यू रहेगी। फास्ट फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पहले पढ़ाया हुआ है तो एक बार आप रिविजन कर लेना, पीडीएफ आपको सिंदूर बैच में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन कर दिए, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन और कर देंगे। ठीक है, तब तक मैं पानी पीता हूँ, तब तक आपको वेट करना है। ओके गाइस, ओके। हाँ प्यारे बच्चों, आर यू रेडी? रेडी सर, रेडी रेडी रेडी। हाँ, चलो आगे चलो। विच वन इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनैलिटी? पर्यावरण निर्धारक है पर्सनैलिटी का। एनवायरमेंटल फैक्टर कौन सा है भाई? हार्मोन, नर्वस सिस्टम, कल्चर या मोटिवेशन? तो बेटा कल्चर हो सकता है, संस्कृति से आप बहुत कुछ सीखते हो, आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण होता है, आपको भी पता है। आसपास के लोग, सोसाइटी, कल्चर, एरिया, इसलिए। ठीक है, आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि सर आप पंखा क्यों नहीं चला लेते? है ना, चला सकते हो ना सर, क्योंकि एसी तो खराब है। यही तो आप सोच रहे हो ना साथियों, अगर मैं पंखा चला लूंगा तो फिर वो गड़गड़ गड़गड़ की आवाज करेगा। है ना, आपको पता है सुसाट माचेगा पंखे में, और वो सुसाट क्या करेगा फिर? आवाज को डिस्टर्ब करेगा आप लोगों की, इसलिए पंखा भी यहाँ पर नहीं चला सकते, एसी ही चलाना पड़ता है। और एसी आज खराब हो गई साथी, टाइम लगेगा उसमें ठीक हो जाएगी, लेकिन आज नहीं हो रही। पता नहीं कोई परीक्षा लेना चाह रहा है कि ऊपर वाला भी कि तुम्हारे हौसले कितने मजबूत है, तुम बच्चों के लिए क्या कर सकते हो, देखो कितना विश्वास। साथियों नहीं, विश्वास तो हम आपका नहीं टूटने देंगे। अगर आपको बोल दिया कि आपको पढ़ाना है, ये देंगे तो देंगे कंटेंट, कुछ भी हो फिर। अब मरी जाए तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी वैसे तो रुकने वाले नहीं है। तो एनवायरमेंट फैक्टर आपकी कल्चर, जो आपकी संस्कृति है, इसी में आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर ही है साथियों। ठीक है, अब आता है ए चाइल्ड रेज्ड इन डिसिप्लिन्ड फैमिली डेवलप रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर? मतलब अनुशासित परिवार में पला बड़ा बच्चा जिम्मेदार बनता है, ये किस प्रकार का कारक है? ठीक है, तो जैविक है, फिजियोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है या इमोशनल है? तो बेटा वो है इमोशनल। ठीक है, क्या है? इमोशनल। ओके। अरे सर, इमोशनल कैसे हुआ? तो बेटा मैं तो यही देखना चाह रहा हूँ कि आप क्या मानते हो, जो मैं बोल देता हूँ उसी को मान लेते हो, ये आपका ध्यान भी है, मेरा तो है, मुझे बता। देखो, अनुशासित परिवार का मतलब है कि परिवार वालों ने बच्चे को अनुशासन समझाया है, सिखाया है। ठीक है, कैसे अनुशासित रहते हैं? एक सेकंड साथी। हेलो गाइस, हेलो, हेलो गाइस, हेलो। हाँ, तो बेटा एक अगर परिवार में अगर किसी बच्चे ने अनुशासन सीखा है, उसके परिवार वालों ने सीखा, मतलब एनवायरमेंटल फैक्टर है, मतलब उसका माहौल ही ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा एनवायरमेंटल होगा। ठीक है, पर्यावरणीय होगा फैक्टर। कौन सा? एनवायरमेंटल फैक्टर। वाई डू आइडेंटिकल ट्विंस ऑफ्टन हैव सिमिलर पर्सनैलिटी? समान जुड़वा बच्चों में अक्सर समान व्यक्तित्व क्यों होता है? देखो सेम, मैंने आपको बताया था कि कुछ बच्चे जुड़वा होते हैं तो उनमें सेम जेनेटिक्स देखने को मिलती है, उसके माता पिता से सेम उनमें क्या आते हैं? लक्षण आ जाते हैं। ठीक है, सेम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। क्यों भाई? आनुवंशिकता के कारण। किसके कारण? जेनेटिक्स के कारण, आनुवंशिकता के कारण। तो क्या बेटा राइट आंसर होगा? सेम जेनेटिक्स के कारण, सेम फैमिली एनवायरनमेंट, सेम एजुकेशन, सोशल इंटरेक्शन, इनसे नहीं होता है। ठीक है, अपन चाहकर भी किसी की कॉपी थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, पूरी जिंदगी नहीं कर सकते। तो उसके लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार है? जेनेटिक्स साथियों। ठीक है, ठीक है सर, ओके ओके। उसके बाद है
व्हाट डज मोटिवेशन इन्फ्लुएंस इन ए पर्सन, प्रेरणा व्यक्ति के किस पहलू को प्रभावित करती है? फिजिकल अपीयरेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी, डायरेक्शन एंड डिजायर टू एक्ट और सोशल रूल्स। देखो, प्रेरणा व्यक्ति के किस पहलू को प्रभावित करती है, मतलब मोटिवेशन। ठीक है, मोटिवेशन किसको प्रभावित करता है? तो आपकी बनावट को, भावना को, कार्य करने की दिशा और इच्छा को, या सामाजिक नियम को? तो बेटा सही बात तो यह है कि कार्य करने की दिशा और इच्छा को आपका मोटिवेशन क्या कर सकता है? प्रेरित कर सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है, तो क्या है मोटिवेशन? और मोटिवेशन किसको करेगा बेटा? कार्य करने, मतलब डिजायर और डायरेक्शन को। इकोनॉमिक स्ट्रगल इफेक्ट्स विच एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी द मोस्ट, तो आर्थिक संघर्ष व्यक्ति के किस पहलू को सबसे अधिक प्रभावित करता है? एजुकेशन को, सेल्फ एस्टीम एंड पर्सनैलिटी को, हेरिडिटी को और इंटेलिजेंस को। तो बेटा यहाँ पर आत्मसम्मान और व्यक्ति मतलब पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को। तो सेल्फ एस्टीम और पर्सनैलिटी को कौन करता है? इकोनॉमिक स्ट्रगल आपका जो है यहाँ पर इफेक्ट करता है। व्हाट डज टीम वर्क प्राइमरली इन्वॉल्व, टीम वर्क मुख्य किससे संबंधित होता है? पहला है कंपटीशन अमंग मेंबर, सदस्यों के बीच प्रतिस्पर्धा, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, कोलोबरेटिव एफर्ट टू अचीवमेंट, ये सही है। कोलोबरेटिव एफर्ट टू अचीवमेंट है तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोग आत्मक प्रयास करना, मतलब सहयोग करना। तो टीम वर्क करती है, सहयोग करती है। ठीक है, किसके द्वारा? कि अपना अपना जो गोल है उसको अचीव कर ले और आगे बढ़ जाए अपने टीम के मेंबर। ठीक है, पढ़ाया हुआ है आपको, बहुत अच्छे से समझाया हुआ। उसके बाद आता है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम वर्क। ठीक है, इफेक्टिव टीम वर्क का जो मैन मैन है कि ये चीज मैन है, इफेक्टिव कर सकती है, आपकी टीम वर्क को प्रभावित कर सकती है और काम करने का सही। तो भूमिकाओं, हाँ साथियों, यहाँ पर थे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, उसके लिए हम समझ आते हैं। और क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इफेक्टिव टीम, मतलब इफेक्टिव टीम वर्क के लिए। ठीक है, यही क्वेश्चन था। तो इसके लिए बेटा क्या चाहिए? क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, आपका संचार क्लियर चाहिए। ठीक है, अगर आपका संचार ही ठीक नहीं है, कम्युनिकेशन ही टीम और टीम के साथी के साथ में ठीक नहीं है, बात ही नहीं कर पा रहे हो सही तरीके से, तो फिर कैसे आप काम कर पाओ? ठीक है, तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होना चाहिए, बेटर होना चाहिए और बेस्ट होना चाहिए। अब आता है व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट इन टीम, मतलब क्या फायदा है आपसी विश्वास का टीम के अंदर, क्या लाभ है, मतलब क्या फायदा हो सकता है इससे, है ना? विश्वास का क्या फायदा हो सकता है? देखो, डिक्रीज परफॉर्मेंस, प्रदर्शन को कम करता है। इंक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष को बढ़ाता है। इनहेंस कोलोबरेशन, सहयोग को बढ़ाता है। या इनकरेज आइसोलेशन, यानी एकाकीपन को बढ़ावा देता है। तो जो आपका ट्रस्ट है उसका क्या फायदा है? या आपका जो कोलोबरेशन है, एनहेंस कोलोबरेशन मतलब सहयोग को बढ़ा देता है टीम में, विश्वास। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है? फायदा होता है। ठीक है, ठीक है सर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। विच टीम इज कंपोज ऑफ मेंबर्स फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट, मतलब किस टीम में विभिन्न विभागों के सदस्य होते हैं? फंक्शनल टीम होती है, वर्चुअल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम या सेल्फ मैनेज्ड टीम? तो बेटा किस टीम में अलग अलग विभागों के आदमी होते हैं? यहाँ पर होते हैं क्रॉस फंक्शनल टीम्स के अंदर अलग अलग क्या होते हैं व्यक्ति यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए अवेलेबल है। व्हाट डिफाइन ए सेल्फ मैनेज टीम, मतलब एक सेल्फ मैनेज टीम में डिफाइंड क्या करता है, बताओ। ठीक है, क्या परिभाषा है एक सेल्फ मैनेज टीम की, बताओ भाई। तो वर्क अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन, सख्त निगरानी में काम करना पड़ता है। किसकी बात हो रही है बेटा? सेल्फ मैनेज की, मतलब सेल्फ मैनेज खुद के द्वारा मैनेज जो टीम है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर मेंबर टेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली। अब देखो, खुद अगर टीम का मेंबर है, खुद अपने हिसाब से निर्णय लेगा। ठीक है, खुद की टीम है, खुद के हिसाब से मैनेज कर रहा है, तो मेंबर्स टेक डिसीजन इंडिपेंडेंट, मतलब आजादी से आप क्या ले सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। व्हाट डज ग्रुप डायनामिक्स रेफर्स टू, समूह गतिकी किसको दर्शाता है? बताओ भाई। इंडिविजुअल व्यवहार को दर्शाता है। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विद ए ग्रुप, समूह के भीतर बातचीत का पैटर्न आपका दर्शाता है। कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स, प्रतिस्पर्धात्मक खेल। लीडरशिप स्टाइल। ठीक है, तो जो ग्रुप डायनामिक है, ठीक है, तो ग्रुप डायनामिक में आप लोगों को मैंने बताया था कि किसको दर्शाता है एक टीम के अंदर सही टाइम पर सही निर्णय आप लोगे। ठीक है, ग्रुप डायनामिक समूह गति की होती है ये। तो समूह के भीतर जो आपकी बातचीत है,
जो आपका तरीका है, जो आपका पैटर्न है, ताकि आप ग्रुप को संभाल सको, टीम को संभाल सको। ठीक है, तो ये क्या है, आपका ग्रुप डायनेमिक्स के अंदर आता है। तो बेटा ये क्या आएगा, पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन विद ए ग्रुप। ठीक है, एक प्रकार का पैटर्न जो आप ग्रुप के सदस्यों के बीच बातचीत का जो पैटर्न है वो। अब आता है, इन विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट डू कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली अराइज, मतलब समूह विकास के किस चरण में आमतौर पर संघर्ष उत्पन्न करता है। तो फॉर्मिंग में, नॉर्मिंग में, परफॉर्मिंग में या स्टोर्मिंग में। तो आ जाएगा बेटा स्टोर्मिंग में। ठीक है, तो इन विच स्टेज ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट टू कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली अराइज। ठीक है, तो कौन सा आ जाएगा बेटा, स्टोर्मिंग, यहाँ पर स्टेज जो है वो आ जाएगी। ठीक है सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फाइनल स्टेज इन टुकमैन्स मॉडल ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है, जो टुकमैन थे उनके समूह विकास के मॉडल में अंतिम चरण कौन सा था, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एडजर्निंग या परफॉर्मिंग। तो बेटा लास्ट था एडजर्निंग। ठीक है, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। व्हाट इज ग्रुप कोहेंशन, समूह सहमति क्या है। देखो, समूह सहमति क्या है, अब ग्रुप के अंदर कोई भी काम हो रहा है भाई, टीम मिलकर काम कर रही है, तो एकता के साथ में ही तो करेंगे, है ना, मिलकर करेंगे उस काम को। तो उसमें क्या है इसका रोल, व्यक्तिगत कार्य वरीयता, व्यक्तिगत पर्सनली थोड़ी करेगा कोई, नहीं, गलत है। डिग्री ऑफ मेंबर अट्रैक्शन एंड यूनिटी, सदस्य आकर्षण। ठीक है, ग्रुप्स का एक है सदस्य जो है उनका आकर्षण और इंटरेक्शन, ताकि मिलकर वो काम को कर सके, ये काम है वो कर रहे हैं। लीडरशिप स्ट्रेंथ, नेतृत्व की शक्ति, तो भाई कोई नेता थोड़ी है, कोई टीम का मेंबर की बात थोड़ी हो रही है। उसके बाद है नॉर्म्स एनक्रोचमेंट, यानी मानदंडों का परिवर्तन। तो राइट आंसर होगा बेटा सदस्य आकर्षण और एकता की डिग्री, मतलब एक साथ मिलकर मेंबर्स क्या करेंगे, काम को करेंगे। ठीक है, उनका अट्रैक्शन और काम की तरफ उनका ध्यान जो है, ठीक है, उसे कहते हैं। तो ये हो गया आपका। उसके बाद होता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए चैलेंज इन टीम वर्क। ठीक है, टीम वर्क में कौन सी चुनौती है, इक्वल पार्टिसिपेशन, ग्रुप थिंक। ये बेटा ये तो मैं आपको जब पढ़ा रहा था तभी कहा था कि ग्रुप का सदस्य कोई व्यक्ति क्या सोच सकता है, क्या कर रहा है, उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, कोई भी कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, उसकी तो कोई अपने पास दवाई भी नहीं है। तो ओपन कम्युनिकेशन और ट्रस्ट अमंग मेंबर्स, तो यहाँ पर बेटा ग्रुप थिंकिंग है, ग्रुप थिंक है। ठीक है, ये सोच है यहाँ पर। तो ये चैलेंज है एक टीम वर्क के अंदर, उसको अपन नहीं बदल सकते, बस ध्यान रख सकते हैं। व्हाट इज ग्रुप थिंक, अब यहाँ पर पूछ रहा है ग्रुप थिंक क्या है। तो ग्रुप थिंक है साथियों, मान लो कोई भी व्यक्ति है ना, टीम के अंदर वो कोई भी काम कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या सोच रहा है उसका आप पता लगा सकते हो क्या, उसके माइंड में क्या है। आप बोलोगे, कम्युनिकेशन आप करोगे, संचार आपका उसके साथ में होगा, तो आप पता भी लगा सकते हो। ऐसे आप कैसे लगाओगे, है ना। तो कोई भी निर्णय बिना मतलब सोचे समझे कुछ भी ऐसा एक्टिविटी कर देना, अब उसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते ना किसी भी टीम के अंदर। तो डिसीजन विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग, बिना सोचे समझे किसी भी चीज का एक डिसीजन ले लेना। ठीक है, तो ये क्या है, एक समूह चिंतन होता है। ठीक है सर, आगे चलो। अब लीडरशिप टीम के अंदर क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बता दो। लीडरशिप, नेतृत्व टीम के अंदर क्यों जरूरी है भाई। अगर नेतृत्व नहीं करेंगे तो टीम के जो साथी है वो मन मर्जी करेंगे, जो मन चाहे वो काम करेंगे, तो काम ऐसा कभी सक्सेस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है बेटा, टू गाइड एंड मोटिवेट द टीम, तो गाइड करना और टीम के सदस्यों को सही रास्ता दिखाना और आगे तक टीम को लेके जाना। ठीक है, तो यहाँ तक अपना होता है ये। अब आगे है अपना नेक्स्ट, ए गुड लीडर इन ए टीम शुड प्राइमरली, एक अच्छे नेता को टीम में मुख्यतः क्या करना चाहिए। यहाँ पर पूछ रहा है जो टीम का लीडर है उसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट नंबर। तो देखो, सदस्यों की राय को अनदेखा करना, मतलब इग्नोर करना मेंबर्स को, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देना, मतलब स्पेशल एक व्यक्ति की बातों को मानना, सुनना, समझना। उसके बाद आता है संघर्षों का समाधान और सहयोग को बढ़ावा देना। ठीक है, और संवाद से बचना। अब देखो, कम्युनिकेशन से अगर कोई बचता रहेगा तो वो कैसा भाई वो रहेगा, कैसा मेंबर है जो कम्युनिकेशन से ही बच रहा है, टीम से लुक रहा है, छिप रहा है, तो वो काम कैसे सक्सेस होगा। तो यहाँ पर ये होगा बेटा, कोई भी संघर्ष हो, उस चीज का कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समाधान हो, सहयोग करना, टीम से बात करना, मिलजुल कर उनकी चीजों को समझना, सुनना और उनको मोटिवेट करना और आगे लेके जाना और उनको सपोर्ट करना। तो ठीक है, तो राइट आंसर इज सी हो जाएगा। ठीक है सर। वर्चुअल टीम्स मोस्टली रिले ऑन विच फैक्टर ऑफ फंक्शनिंग, तो ये पूछ रहा है कि वर्चुअल टीम मुख्य रूप से किस कारक पर निर्भर करती है। ठीक है, तो वर्चुअल टीम किस पर करती है बेटा, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टूल्स पर हमेशा निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलो सर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेज इन टकमैन्स मॉडल, तो टकमैन के मॉडल में कौन सी स्टेज नहीं थी, रिवर्सिंग थी क्या,
सर फॉर्मिंग, एडजर्निंग, परफॉर्मिंग तो थी लेकिन रिवर्सिंग नहीं थी। ठीक है, तो टकमैन वाला जो मॉडल था उसमें रिवर्सिंग वाली ये चीज नहीं थी। आगे चलो। तो निम्न में से बताना है आपको बेस्ट डिफाइन मोटिवेशन, मतलब अच्छे से मोटिवेशन को कौन परिभाषित कर रहा है। तो एक्सटर्नल रिवार्ड्स ओनली, ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर, फिजिकल स्ट्रेंथ या सोशल रिलेशनशिप। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और राइट आंसर है बेटा ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड बिहेवियर, मतलब प्रेरणा व आंतरिक प्रक्रिया है जो लक्ष्य से निर्देशित व्यवहार को प्रारंभ और बनाए रखती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो आपका बिहेवियर है, ठीक है, जो आपकी परफॉर्मेंस है, ठीक है, मोटिवेशन की। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, ठीक है सर। आंतरिक प्रेरणा किससे उत्पन्न होती है, इंटरनल मोटिवेशन दो प्रकार के होते हैं ना, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल के बारे में पूछ रहा है किससे होती है बेटा, मनी और गिफ्ट से, एक्सटर्नल प्राइज, पर्सनल सेटिस्फेक्शन या पीयर प्रेशर। तो बेटा मैंने आपको बताया था कि जो मोटिवेशन है उससे आपको संतुष्टि मिलती है, ठीक है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो यहाँ पर होगा पर्सनल सेटिस्फिकेशन मिलता है, यही चीज इसमें मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल, मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन के बारे में पूछ रहा है। तो अभी मान लो कि आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, कोई कर्मचारी है उसको गिफ्ट देंगे, बोनस देंगे, है ना, सैलरी वगैरह, उसका क्या है, मोटिवेशन है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखो, सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है, एंजॉइंग ए टास्क, रिसीविंग ए बोनस, बोनस मिलते ही खुश हो जाएगा बेहतर, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ पर क्या है, बोनस में खुश होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन है उसका, ठीक है, किसी भी चीज को देखकर। अब आता है मास्लो फर्स्ट लेवल ऑफ नीड क्या था, सोशल नीड, एस्टीम नीड, सेल्फ रेगुलेशन या फिजियोलॉजिकल नीड। तो बेटा पहली जो नीड थी फिजियोलॉजिकल नीड थी, जरूरतों का सिद्धांत था, आपको बताए थे जरूरतें, ठीक है, रोटी कपड़ा मकान, ये चीजें मैंने आपको बताई थी। तो क्या आ जाएगा बेटा, फिजियोलॉजिकल नीड यहाँ पर फर्स्ट आ जाएगा। अब आ गया इन मास्लो थ्योरी, द नीड ऑफ फील रेस्पेक्ट इज क्लासिफाइड अंडर, ठीक है, मास्लो के सिद्धांत में सम्मान पाने की आवश्यकता किस श्रेणी में आती है। ठीक है, पांच चीजें बताई थी आपको, रोटी कपड़ा मकान सुरक्षा, ठीक है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर सम्मान की बात करें तो यहाँ पर कौन सी में थी बेटा, सोशल नीड थी, एस्टीम नीड, सेफ्टी या फिजियोलॉजिकल नीड। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा एस्टीम नीड्स के अंदर, उसको क्या चाहिए, सम्मान चाहिए उसको, ठीक है, क्या चाहिए उसको, सम्मान चाहिए, उसकी वैल्यू, मतलब लोग उसको जाने पहचाने, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेटा ये हो जाएगा राइट आंसर। अब है हेजरबर्ग का हाइजीन फैक्टर कौन सा है, बताओ कौन सा है भाई, अचीवमेंट एंड ग्रोथ, उसके बाद है सैलरी एंड वर्क कंडीशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रमोशन, रिकॉग्नाइजेशन एंड स्टेटस। तो बेटा मैंने आपको बताया था सैलरी और वर्क जो कंडीशन था, ठीक है, हेजरबर्ग का हाइजीन कारक कौन सा है, तो यही है बेटा, सैलरी एंड बोनस वाला जो कंडीशन वाला था वो मैंने आपको बताया था, ठीक है, ठीक है सर। तो देखो ये जो सिद्धांत है ना, इनको पढ़ना है एक बार आपको, अगर कोई साथी क्लास नहीं देख रहा, डायरेक्ट क्वेश्चन देख रहा है तो समझ में नहीं आएंगे, पहले क्लास देखना भाई, वन शॉट क्लास आई हुई है, उसमें बताया हुआ है सारा कुछ। उसके बाद आपके ओल्ड पेपर आए हुए हैं, वो भी पढ़ना है, वो भी देखना है, ठीक है, उन चीजों को सबको देखना है, उसके बाद में क्लास समझ में आएगी। ऐसे तो आप क्वेश्चन देखोगे समझ में नहीं आएंगे, जो पढ़े हुए साथी है उनको तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में देखते समझ में आ रहा है। अब है अकॉर्डिंग टू हेजनबर्ग विच फैक्टर इज ए ट्रू मोटिवेटर, हेजनबर्ग के अनुसार निम्न में से कौन सा एक वास्तविक प्रेरक है जो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। तो सैलरी, सुपरवर्जन, रिकॉग्नाइजेशन या वर्क कंडीशन। तो बेटा यहाँ पर होएगा सी। अब मतलब देखो वाक्य देखो, मतलब एक आपको कोई पहचान मिलेगी, ठीक है, सम्मान मिलेगा एक, ठीक है, और एक आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। तो ठीक है, तो मैन फैक्टर क्या होगा, यही होगा ना यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आप क्या करोगे, मेहनत करोगे, वर्क करोगे और आगे बढ़ने की इच्छा जागृत करोगे अपने अंदर, ठीक है सर। वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, जो इजी इजी क्वेश्चन है ना वो आपको देखने को मिले। अब मैकलैंड के सिद्धांत में निम्न में से कौन सी आवश्यकताएं शामिल है बेटा, ये तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है ना, पावर के बारे में बताया था, एप्लीकेशन और अचीवमेंट के बारे में बताया था, मैकलैंड के सिद्धांत के बारे में, तो ठीक है सर। द नीड टू इन्फ्लुएंस अदर इज कॉल्ड, दूसरों को प्रभावित करने की आवश्यकता को क्या कहते हैं, मतलब दूसरों को प्रभावित करने वाले, ठीक है। तो वो कौन सी आवश्यकताएं हैं बेटा, वो है नीड ऑफ पावर, है ना, नीड ऑफ पावर, ये सीधे मैं आपको बता चुका हूँ, नीड ऑफ अचीवमेंट, नीड ऑफ एप्लीकेशन, नीड ऑफ पावर, नीड ऑफ स्टेटस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, नीड ऑफ पावर, ठीक है, नीड ऑफ पावर इन्वॉल्व कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अवर अदर्स, समझ गए होंगे आपके, मतलब दूसरों को क्या करते हैं, जो अगर आपके पास पावर है, आपके पास शक्ति है, तो दूसरों पर आप नियंत्रण और प्रभाव शामिल होता है, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है सर।
अब आता है ब्रूम एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज बेस्ड ऑन। जो ब्रूम का सिद्धांत था वो किस पर डिपेंड करता था, ठीक है, हेरिटी ऑफ नीड, जॉब सेटिस्फेक्शन या एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एक्शन या रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवार्ड। तो बेटा ये करता था एक्सपेक्टेड आउटकम ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रेरणा इस विश्वास पर आधारित होती है कि प्रयासों से वांछित परिणाम मिलेंगे। देखो कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत कर रहा है तो ये सोच रहा है कि यार अगर मैं आज सक्सेस हो जाऊंगा, सफल हो जाऊंगा, इस चीज में पास हो जाऊंगा तो आगे जाके मुझे ये चीज मिलेगी, ठीक है, इतना होने वाला है मेरे साथ, क्या खुशी मिलेगी, क्या ही मजा होगा। तो यही चीज किसने बताई थी, ब्रूम के एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में दी गई थी। तो वो क्या करता है, जो उससे मिलने वाला रिजल्ट है उसको सोचकर वो वर्क करता है, ठीक है सर। विच प्रिंसिपल सजेस्ट मोटिवेशन वेरीज पर इंडिविजुअल। कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रेरणा व्यक्ति के अनुसार भिन्न होती है, ठीक है। तो कौन बताता है, मोटिवेशन इज इंडोलास्टिक, मोटिवेशन इज कंटिन्यूअस, मोटिवेशन ड्राइव परफॉर्मेंस और मोटिवेशन थ्रो फियर। तो कौन सा सिद्धांत बताता है कि प्रेरणा व्यक्ति के अनुसार भिन्न होती है, ठीक है। तो बेटा क्या होती है, इंडिविजुअलिस्टिक। तो मोटिवेशन क्या आ जाएगा, इंडिविजुअलिस्टिक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। पीपल आर मोटिवेटेड डिफरेंटली बेस्ड ऑन पर्सनल नीड, क्योंकि व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं के हिसाब से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। जिसको जो चीज चाहिए उसी के हिसाब से उसी के प्रति मोटिवेट होगा। जैसे आपको जॉब चाहिए तो जॉब के प्रति आप जाओगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, मोटिवेशन इज इंडिविजुअलिस्टिक, व्यक्ति अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार और जिन चीजों की जरूरत है उनके लिए वो मोटिवेट होते हैं, ठीक है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। तो मोटिवेशन इज ए वन टाइम एफर्ट, ये क्या सही है। मोटिवेशन नेवर चेंजेस, बिल्कुल हो सकता है। मोटिवेशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, बिल्कुल मोटिवेशन एक सतत चलने वाली प्रोसेस है। आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड पर हर बार मोटिवेट होते रहोगे, ठीक है, मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा। तो ये चीज सही है, सी वाला बेस्ट है। आगे चलते हैं। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है, ठीक है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब क्या है। तो यह है स्कोल्डिंग पुअर परफॉर्मेंस, गिविंग पनिशमेंट, इग्नोरिंग एफर्ट, रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस। मान लो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट का मतलब है कि कोई कर्मचारी है, आप उसको गिफ्ट दोगे, अच्छा काम करेगा तो आपने उसको कह दिया, ठीक है, लालच दे दिया, उसको इनाम दे दिया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा बेटा रिवार्ड और रिकॉग्नाइजेशन फॉर गुड वर्क, एनकरेज फर्दर एफर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, आप उसको क्या दोगे, अच्छे कार्य के लिए इनाम दोगे, ठीक है, उसको पहचान मिलेगी, आगे का प्रयास के लिए उसको प्रेरित करेगी वो चीज। अब आता है प्रेरणा किसका कारण बनती है। प्रेरणा मोटिवेशन मतलब आपकी स्ट्रेंथ को आगे लेके जाना, आपको बढ़ाना, मोटिवेशन देना, प्रेरणा। तो देखो यहाँ पर प्रेरणा किसका कारण बनती है, लेजीनेस का बनती है क्या प्रेरणा, पुअर रिजल्ट के लिए बनती है, या इंक्रीज परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने का कारण बनती है कौन, आपका मोटिवेशन, आपकी प्रेरणा, या स्ट्रेस का। तो बेटा ये आ जाएगा इंक्रीज परफॉर्मेंस। मोटिवेशन आपकी काम की स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, आप डबल एनर्जी के साथ में अच्छा काम कर पाते हो। तो मोटिवेशन क्या करता है, परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, आपकी प्रेरणा, ठीक है। अब आता है बेटा व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ईआई के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो बेटा ये क्या करता है, भावनाओं को पहचानना और उनके इमोशंस को समझना और उन पर प्रतिबंध लगाना या फिर उनकी हेल्प करना। आप किसी की भावनाओं को समझ कर उसकी हेल्प ही तो करेंगे, उसकी मदद ही तो करेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ही यही है। तो रिकोनाइजिंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये कौन सा इनमें से इंटेलिजेंस का भाग नहीं है इमोशनल का। तो मोटिवेशन भी है, सहानुभूति भी है, आत्म जागरूकता भी है, और ये इंटेलिजेंस क्वेटेंट जो बुद्धि जो है ना, ये वाला नहीं है, क्योंकि अटपटा सा यहाँ पर दे दिया। अब ये तीनों तो आती है इसके अंदर, अपन समझ रहे हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला। अब सेल्फ रेगुलेशन इन ईआई मीन्स का मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब है सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है आत्म नियमन का मतलब है कि भावनाओं को, इमोशंस को क्या करना, कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, ठीक है, अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को। तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा कंट्रोलिंग इमोशंस एंड इम्पल्सेस, राइट आंसर। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर अदर्स फीलिंग इज कॉल्ड, मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना, ठीक है, उनकी इच्छाओं को समझना। यहाँ पर क्या है, द एबिलिटी ऑफ अंडरस्टैंड द शेयर अदर फीलिंग इसका मतलब दूसरों की इच्छाओं को समझना, क्षमताओं को समझना क्या कहते हैं, मतलब इसकी कैपेसिटी को क्या कहते हैं जो आपके अंदर है। तो सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी या लीडरशिप। तो बेटा ये आप में है एम्पैथी यानी सहानुभूति, आप समझ रहे हो दूसरों की भावनाओं को समझने, साझा करने की क्षमता जो आप में है, ये क्या है, आपकी एम्पैथी है, आपकी सहानुभूति है।
जो आप दूसरों की बातों को समझ जाते हो और शेयर कर लेते हो ताकि उनकी हेल्प हो जाए। ठीक है सर। इमोशनल इंटेलिजेंस किस में हेल्प करता है? किसी की भावनाओं को समझना, उसकी हेल्प करना, उसकी मदद करना। ठीक है, तो राइट आंसर बेटर कम्युनिकेशन भी आएगा इसमें, क्योंकि अगर जब आपका बेटर कम्युनिकेशन होगा तभी आप किसी की भावनाओं को समझ पाओगे, है ना, हेल्प कर पाओगे उसकी, वरना ऐसे कैसे हेल्प कर पाओगे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेटर कम्युनिकेशन में आपकी मदद करती है। ओके, निम्न में से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग की बेनिफिट इज हाई इमोशनल इंटेलिजेंस और वर्क बैलेंस? ठीक है, तो यह हो जाएगा बेटर टीम वर्क एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से काम की बात कर रहा है कि निम्न में से कौन सा कार्य उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रमुख लाभ है। इसका लाभ कहाँ पर मिलता है? हाई सैलरी में मिलता है, या बेटर टीम वर्क, जो टीम है वो बढ़िया काम करती है और स्ट्रेस को मैनेजमेंट कर सकते हो आप किसी की भावनाओं को समझकर, उसके दुख को समझकर, टीम के दुखों को समझकर कि क्या प्रॉब्लम है भाई मुझे बता, मैं सोल्व करता हूँ, और काम पर फिर वो फोकस कर सकता है और काम को आगे लेके जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कहाँ पर स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन करता है? तो बेटा ये करता है आपके जो एम्प्लॉय के इमोशंस है और ग्रुप की डायनामिक्स है उनका यहाँ पर क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इज बी। अब है इंडिविजुअलिस्टिक बिहेवियर, ओबी जो है, ठीक है, इसका क्या तात्पर्य है? तो बेटा यह है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स है, या फिर एक्शन एंड एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब संगठन में किसी व्यक्ति की क्रियाओं और दृष्टिकोण को। ठीक है, तो यही तो है इंडिविजुअल बिहेवियर, एक व्यक्ति मतलब अ, एक व्यक्ति का पर्सनल व्यवहार, इंडिविजुअल बिहेवियर व्यक्तिगत व्यवहार। ठीक है, तो वो क्या करेगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा एक्शंस एटीट्यूड्स ऑफ ए पर्सन इन द ग्रुप के अंदर, चीजों को देखना, बात करना, कैसे क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी है उसकी, वो सारी चीजें इसमें आ जाती है। अब है which element of OB फोकस ऑन शेयर वैल्यूज बिलीफ्स एंड नॉर्म्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ग्रुप की बात कर रहा है, तो लीडरशिप, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। देखो हर ग्रुप का एक अपना एक कल्चर होता है, ग्रुप की एक अलग संस्कृति होती है, जहाँ पर वो टीम के मेंबर बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, साझा करते हैं, व्यक्त करते हैं। कोई गलती होती है तो इमोशनल इंटेलिजेंस से आप उनको समझ सकते हो, उसकी भावनाओं को समझ सकते हो, गलतियों को आप सुधार सकते हो, टीम का नेतृत्व कैसे करते हैं, ग्रुप का लीडरशिप कैसे करते हैं, तो वही सारे क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन आपको देखते समझ में आ जाएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ लीडरशिप इन ऑर्गेनाइजेशन? देखो लीडरशिप आ गया, अब ग्रुप के अंदर लीडर का क्या मतलब है आपको भी पता है, आप भी समझते हो कि लीडर का होना कितना जरूरी है किसी भी ग्रुप, किसी भी चीज के अंदर। तो ये क्या करेगा? मोटिवेशन करेगा और इन्फ्लुएंस मतलब कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। तो राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्रूव डिसीजन मेकिंग एबिलिटी विद ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ग्रुप के अंदर निर्णय लेने की क्षमता में सुधार कौन करता है ना? टेक्निकल नॉलेज करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस, फिजिकल ट्रेनिंग, या स्ट्रिक्ट रूल? तो बेटा इमोशंस को समझोगे आप जब भी तो डिसीजन ले पाओगे ग्रुप के अंदर। ग्रुप की बात कर रहा है, ग्रुप की बात कर रहा है, किसी कंपनी में नहीं कर रहा। तो ग्रुप के अंदर आपकी जो भावनाएं हैं वही तो यहाँ पर ये काम कर पाएगा, आपकी इंटेलिजेंस है जो इमोशनल इंटेलिजेंस, जो ईआई है, वही तो आपके ग्रुप के मेंबर्स के बारे में आप पता लगा पाओगे और समझ पाओगे और अच्छा काम कर पाओगे। अब है हाउ डज इमोशनल इंटेलिजेंस कंट्रीब्यूट लीडरशिप? अब देखो वही इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आ गया, क्योंकि ये गाइड करता है, सदस्यों की भावनाओं को समझता है और उनका मार्गदर्शन करके आप उनको आगे तक ले जा सकते हो। तो ईआई इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आप समझ गए। ठीक है, अब देखो किसी टीम के साथ ही ईआई है आमतौर पर, ठीक है, तो उसका क्या होगा? वो क्या करेंगे? वो कॉर्पोरेट एंड रिसोल्व कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सहयोग करते हैं और संघर्षों को सुलझाते हैं। अब सारे ही टीम के साथी जो है एक्टिव है, ईआई से मतलब बेस्ड है, उनको तो सब पता है कि किसी की भावनाओं को समझना है, कैसे क्या करना है, क्या हेल्प कर सकते हैं, कौन दुख में है, कौन दर्द में है, वो सारी चीजें पता लगा लेते हैं। अब फिर से ईआई का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कार्यस्थल पर उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं? तो सैलरी को कहते हैं ब्राउनट एंड स्ट्रेस, बर्नआउट और तनाव, रचनात्मकता, उत्पादकता। अब देखो हाई इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जो आप स्ट्रेस है उसको दूर कर सकते हो। अगर आप किसी को दुख दर्द में यार हेल्प करोगे, समझोगे, बात करोगे, तो दुख तो अपने आप कम हो जाएगा, है ना? कहता है ना दुख कहीं खत्म नहीं होता, तो वहां पर दुख खत्म हो जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस स्पेशली यूजफुल है किस रूप में उपयोग होती है भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, टीम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप में। बार बार वही क्वेश्चन वही चीज घुमा घुमा के पूछ रहा है, अपन समझदार है। टीम मैनेजमेंट में इनमें काम आ जाएगा आपके लीडरशिप में।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग इमोशनल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है, वही क्वेश्चन आ चुका है फिर से। तो ये क्या करेगा बेटा, आपकी इफेक्टिव लीडरशिप और टीम वर्क को प्रभावित करता है और टीम को आगे लेके जाता है। तो आपके होते हैं 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट, एमसीक्यू न्यू टाइप। शेयर कर देना। भरी गर्मी के अंदर क्लास की है, खुद की परवाह नहीं की है, आप लोगों के लिए मेहनत की है भाई। तो जितना सपोर्ट कर सकते हो क्लास को शेयर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को पढ़ सके। ये पीडीएफ आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऐप के ऊपर सिंदूर बैच के अंदर मिलेगी। यही नहीं, सारी पीडीएफ, वन शॉट की पीडीएफ, एमसीक्यू, गेस पेपर, ओल्ड पेपर, सारा कंटेंट आपको ऐप के ऊपर मिलेगा। तो जाओ और अभी ऐप डाउनलोड कर लेना। और मुझे नहीं पता चाहे से प्लस की देके मारो या पेचकस से, मुझे नहीं पता, आप अकाउंट को फॉलो कर लेना, बस अकाउंट को सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। जितना दबा सकते हो फोन को इसको नीचे लेके और सब्सक्राइब वाले बटन को दबा देना भाई, मुझे नहीं पता, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए ताकि लगे कि सर ने अच्छा पढ़ाया है, बच्चों को काफी रेस्पॉन्स अच्छा मिला है। जो सब्सक्राइब नहीं करेगा उसके पेचकस की सिर में मारेंगे ताकि वो कर ले, उसमें बुद्धि आ जाए और उसका जो ईआई है वो जाग जाए, इमोशनल इंटेलिजेंस जाग जाए। क्योंकि जरूरी है, समझना पड़ेगा कि यार गर्मी के अंदर कोई क्लास कर रहा है अपने लिए, इतनी मेहनत कर रहा है, तो सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता। तो जाओ और बटन को तोड़ देना सब्सक्राइब वाले को, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय टाटा, ओके गाइस।